नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन लेब असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक शुरू कर रखा। अपन ने संपूर्ण विश्व का भूगोल देख रहे हैं। अपन अब देखेंगे भूगोल के अर्थ और परिभाषा, भूगोल होता क्या है, कैसे उसका उद्भव हुआ, उसकी चर्चा करने के बाद में अब अपन चर्चा करते हैं कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा टॉपिक जो है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने से पहले अपन देखेंगे कि सौरमंडल जो है उसके बारे में। हमारा जो सौरमंडल है, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर मुख्य रूप से एक तारा सूर्य को माना और उसके बाद में 8 ग्रह माने। उसमें यही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो या नेपच्यून उसको हटा दिया गया 2006 के बाद से। तो ये सूर्य जो है उससे एक आकर्षण के द्वारा सारे के सारे बंधे हुए हैं। और वो आकर्षण क्या है? इसका गुरुत्व बल। सारे के सारे ये सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, अर्थात घड़ी की विपरीत सुई, घड़ी की जो सुई की जो गति है उसके विपरीत ये भ्रमण करते हैं। और इनकी जो कक्षा है वो सूर्य से एक निश्चित क्रम में है। 8 ग्रह सूर्य से एक निश्चित दूरी पर ये पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो सूर्य है, जो काफ़ी बड़ा और विशालकाय है। काफ़ी बड़ा और विशालकाय है। अब इसमें यदि अपन देखें तो ये जो इनका जो ग्रहों का क्रम है सूर्य के साथ में वो यही है। 4 ग्रह और 4 के 2 जोड़े यहाँ बनते हैं। पहले वाले 4 है उनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पहले वाले 4 उनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं और अगले जो है उनको जोवियन ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह का मतलब है पृथ्वी के समान, जिन ग्रहों की रचना पृथ्वी के समान हुई है, पृथ्वी के समान पदार्थों से हुई है, वो पार्थिव कहलाए। और वो पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। आकार देखिए अपन, सबसे नज़दीक और छोटा बुध, उसके बाद में शुक्र उससे बड़ा, पृथ्वी उससे बड़ा, मंगल पृथ्वी से छोटा। ठीक है, ये अपवाद है। बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये इनका आकार के संदर्भ में यदि क्रम देखें तो ये क्रम पाया जाता है। तो ये पृथ्वी के समान जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो ग्रह है इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान पदार्थों से बने हैं। अर्थात यहाँ जो मुख्य रूप से जो शिलिका है, ठीक है, से इनका निर्माण हुआ है, ठोस पदार्थों से निर्माण हुआ है। इनका घनत्व भी ज़्यादा है और आकार छोटा है। आकार छोटा है, घनत्व ज़्यादा है, इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। दूसरा इनका नाम है, इनको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य और जो जोवियन ग्रह उनके बीच में अवस्थित होने के कारण इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद में इस साइड वाले जो है उनको जोवियन ग्रह कहते हैं। और जोवियन का अर्थ है बृहस्पति के समान, बृहस्पति के समान आकार व संरचना वाले, आकार व संरचना वाले जो है उनको जोवियन कहा जाता है। और जोवियन ग्रहों में जो शामिल है वो 4 ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको शामिल किया गया है। अब इनका आकार का क्रम देखें तो सूर्य के जो नज़दीक है बुध सबसे छोटा है और सूर्य के
सबसे पास में है। अब पास में हो छोटा क्यों हो गया, इसके पीछे भी तर्क आता है कि इसका आकार छोटा क्यों हुआ। तो आकार छोटा होने के कारण सूर्य की सौर पवन, सौर पवन का मतलब सूर्य की रोशनी जो कहें, सूर्य का ताप कहें, ताप ने यहाँ की जलवाष्प व वायु को सुखा दिया। यानी यहाँ जलवाष्प पर जो वायु थी इस ग्रह के अंदर, उसको इसने सुखा दिया सूर्य की सौर पवन ने, और ये सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा हो गया, छोटा हुआ और इसमें से वाष्प निकली, तो इसके कारण इसका आकार छोटा हुआ लेकिन घनत्व बढ़ गया, इसका घनत्व बढ़ गया, यानी ये ठोस होता चला गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर है शुक्र, उसके अंदर भी यही है लेकिन बुध से वो थोड़ा दूर है, तो इसलिए उसका आकार उससे थोड़ा बड़ा है। फिर ये अपना पृथ्वी है, तो पृथ्वी तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो इसका आकार शुक्र से बड़ा है, लेकिन मंगल जो है पृथ्वी से आगे है, लेकिन मंगल का आकार पृथ्वी से छोटा है। इसका मतलब ये अपवाद है। ये क्या है, अपवाद। अपवाद क्या कि सूर्य से जो जो अपन दूर चले जाएंगे त्यों त्यों इनका आकार बढ़ता चला जाएगा। तो यह एक प्रकार से अपवाद हो गया, क्योंकि यह मंगल जो है वो छोटा होता चला गया, पृथ्वी से छोटा हो गया, तो एक प्रकार का अपवाद है। बिल्कुल सही है। उसके बाद में बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये आकार के अंदर इनका घनत्व कम व आकार बड़ा। ठीक है, और दूरी जो जो बढ़ती गई त्यों त्यों ये ठंडे भी है। आकार बड़ा है प्लस ये तप्त न होकर के कैसे है, ठंडे भी है, ठोस नहीं है। ठीक है ना, तो इनको जोविन ग्रह कहा जाता है। दूरी के बेस में यदि हमारी पृथ्वी की अपन बात करें, तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी इन ग्रहों से यदि अपन दूरी देखें, तो पृथ्वी जो है उसके और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। एक समय विशेष आता है जब ये सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है, तब होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और एक बार होता है अधिकतम दूरी तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। यह स्थिति अपन पढ़ेंगे, इसमें सूर्य तब पढ़ेंगे उस समय अपन देखेंगे, इसको बोलते हैं उपसौर और इसको बोलते हैं अपसौर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है, अब यदि अपन देखें तो यहाँ ये जो ग्रह है सारे के सारे सूर्य से बंधे हुए हैं। एक यूँ कहें कि बल के कारण जो गुरुत्व बल है सूर्य का, इससे एक प्रकार से ये बंधे हुए हैं, और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये जो चक्कर लगाते हैं वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। अर्थात इसको यूँ समझे कि घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, घड़ी की सुई के विपरीत ये चक्कर लगाते हैं, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का सौरमंडल में ग्रह हो गए। इसमें पार्थिव आंतरिक ग्रह, जोविन, और इनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पहले 9 आते थे, इसमें से जो प्लूटो है उसको 6 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था उसको ग्रह से हटा दिया, यानी ग्रह का तमगा इसका है वो ले लिया और इनको क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया। किस में शामिल कर दिया गया? क्षुद्र ग्रह में, अगस्त 2006 में। तारीख तो मेरे को
शायद 30 अगस्त है, कन्फर्म नहीं रही। तो यह अगस्त 2006 का जो सम्मेलन था उसमें इसको क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया। तो पहले 9 आते थे जब हम छोटे होते थे, पढ़ते थे उस समय, लेकिन 2006 के बाद में कितने हो गए? 8। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक ग्रहों का क्रम है वो पाया जाता है। अब इनकी यदि घूर्णन की अवधि अपन देखें कि सूर्य के चारों ओर ये चक्कर जो लगाते हैं वो कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो जो नज़दीक सूर्य के है उसकी घूर्णन अवधि सबसे छोटी होगी। ठीक है ना। अपने कक्षा में जो परिभ्रमण है वो कक्षा में परिक्रमण जो है उसकी अवधि जो है अवधि अलग अलग होगी। तो अपन यहाँ देखेंगे कि सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? बुध। तो ये 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। और उसके बाद में 225 दिन शुक्र है। पृथ्वी 365 दिन 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसके बाद में 1.86 वर्ष, 1 वर्ष और 1.86 वर्ष है उस ये समय मंगल को लगता है। 11.86 वर्ष जो है यह बृहस्पति को लगता है। और उसके बाद में 29.50 वर्ष यह शनि को लगता है। 164 वर्ष यह अरुण को लगता है। और उसके बाद में 247 वर्ष यह वरुण को लगता है। तो ये इनका अपनी कक्षा में यानी सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी चक्कर में सबसे कम समय लगता है बुध को। उसके बाद में शुक्र को 225 दिन, इसको 88 दिन, और इसके बाद में 365 दिन पृथ्वी को लगता है। इसलिए यह 1 वर्ष की दूरी होती है। ठीक है, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं वैसे, लेकिन हम क्या करते हैं कि 365 दिन का 1 वर्ष, और हर चौथे वर्ष में जो ये 1/4 दिन है उसको 1 मान करके और लीप वर्ष बना लेते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की कर देते हैं। करते नहीं करते? तो ये लीप वर्ष होता है जिसमें हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो ये था अपना सौरमंडल में सूर्य तारा और उसके साथ ही 8 ग्रह, उसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। ठीक है, और उसमें यदि अपन देखें तो जो इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो तो क्या हो गए? ग्रह हो गए। लेकिन कई ऐसे पिंड है जो इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा, जैसे पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो ये इसका क्या हो गया? उपग्रह हो गया। तो यहाँ अपन देखेंगे सबसे अधिक उपग्रह जो है वो सबसे अधिक उपग्रह जो है वो अपने शनि के है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह, ठीक है ना। उसके बाद में बृहस्पति के है। तो सबसे अधिक उपग्रहों में स्थान किसका है? शनि का, फिर बृहस्पति का, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ठीक है, अगला बिंदु अब देखते हैं। ये सारे बिंदु देखने के बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जिसमें 2 तरह की धारणाएं अपन देखेंगे। एक का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, साथ साथ में नोट यदि कर रहे हो तो नोट करते चले। महत्वपूर्ण बातें जो है बड़ी काम की है, आपके काम आएगी। आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका है बिना किसी कॉस्ट के पढ़ने का, बिना किसी चार्ज के पढ़ने का बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है। हमारा मिशन भूगोल प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना है, तो उसमें आप हमारा भरपूर सहयोग करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जैसे वीडियो आता है तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 धारणाएं चलती है। 2 धारणाएं चलती है, एक तो वैज्ञानिक धारणा है और एक धार्मिक है। इसका तो खंडन हो गया, क्योंकि ये धारणाएं जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार के ठोस प्रमाण नहीं देती, तो इसके उल्लेख तो अपन करेंगे नहीं। ठीक है, अपन वैज्ञानिक धारणा पर बात करेंगे। वैज्ञानिक धारणा जो है उसमें 2 प्रकार है इसमें भी। एक तो है द्वैतवाद और एक का नाम है अद्वैतवाद। द्वैतवाद में 2 तारे मान करके
पृथ्वी की उत्पत्ति समझाई गई। अद्वैतवाद में एक तारा मान करके पृथ्वी की उत्पत्ति समझाई गई। ठीक है, तो यहां अपन सबसे पहले अद्वैतवाद की बात करेंगे। ठीक है, अद्वैतवाद है उसमें अपन देखेंगे सबसे पहले पहली जो अवधारणा है वो है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। इनमें ज़्यादा गहराई में अपन नहीं जाएंगे, बेसिकली देखेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है, यह जर्मन दार्शनिक था। पूरा नाम इमैनुअल कांट। सत्रह सौ 55 में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। अब तक किसी तरह के कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, सिर्फ कल्पना पर। आज भी अपन देखें तो बहुत अधिक प्रमाण अपने पास में कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रारंभ में हुई कैसे, उसके बारे में अपने पास में ज़्यादा प्रूव है नहीं। ठीक है ना, तो इसमें यह वैज्ञानिक अवधारणा अद्वैतवाद, इसमें दो नहीं एक ही प्रकार के महत्व, एक ही प्रकार के तत्व को इसमें स्वीकार किया गया, अद्वैतवादी। अब देखते हैं इसमें कांट ने किस प्रकार से क्या बताया, किस तरह से इस अवधारणा का प्रतिपादन किया, क्या है इसमें क्या नहीं है, उसको देखें। कांट ने क्या कहा, कांट के अनुसार 1955 में जो अवधारणा दी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में कुछ आद्य पदार्थ पहले से मौजूद थे, और जो आद्य पदार्थ है इनको कांट ने कहा कि ये देव निर्मित, कि प्रारंभ में भगवान ने कुछ इस तरह के आद्य पदार्थ वायुमंडल में छोड़ रखे थे, पहले से थे, और वो जो आद्य पदार्थ है उनसे आगे चल करके हमारी जो पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ है। कैसे हुआ? कांट ने कहा कि ये जो आद्य पदार्थ वायुमंडल में बिखरे हुए थे और ये किसी प्रकार से कोई न तो ज़्यादा गर्म थे, इसका मतलब कैसे थे, शीतल थे। कैसे थे? शीतल। ठीक है, और न ये गुंछित थे, गुंछित नहीं थे, इसका मतलब कैसे थे, बिखरे हुए थे। ठीक है, कालांतर में ये जो वायुमंडल में जो आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे वो धीरे धीरे घूमते घूमते वायुमंडल में क्या हुआ, इनके बीच में आकर्षण पैदा हुआ, आकर्षण पैदा हुआ, और धीरे धीरे जो ये आद्य पदार्थ है वो इकट्ठा होने लगे। यहाँ ज़्यादा टाइम अपन नहीं देंगे क्योंकि इसके बारे में शॉर्ट बातें कही गई, कोई बड़ा विस्तार से इसका उल्लेख नहीं। सबसे आधुनिक महत्वपूर्ण अवधारणा है वो अपन पढ़ेंगे एडविन हब्बल की बिग बैंग सिद्धांत, तो वो आधुनिक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण उसको है। तो ये कह रहा है कि ये जो आद्य पदार्थ है वो इकट्ठे होते गए, और इकट्ठे होते रहने से एक प्रकार से बहुत बड़े आकार की एक वायव्य राशि बन गई। क्या बन गई? वायव्य राशि बन गई। और ये वायव्य राशि बनी, इसके अंदर जो पिंड है, ये जो पिंड है इसके अंदर धीरे धीरे तापमान की उत्पत्ति हुई। पहले ये ठंडे थे लेकिन इनका आकर्षण, जो आकर्षण था इनका, इस आकर्षण के कारण इसमें किसकी उत्पत्ति हो गई? ताप की उत्पत्ति हो गई। और ये जो वायव्य राशि है वो बाहर से तो ठंडी रह गई,
और अंदर से गर्म रह गई। ठीक है, किसने कहा है? इमैनुअल कांट ने। उसके बाद में हुआ क्या? यह कहता है कि ये जो इस प्रकार से वायवीय राशि तैयार हो गई, उसको उसने नाम दे दिया निहारिका। नेबुला, अंग्रेजी अपनी स्ट्रॉन्ग है, तो नेबुला इसका नाम दे दिया। और ये जो निहारिका है, कांट ने आगे चल करके कहा कि ये जो बाहर से शीतल होती चली गई, इसकी जो बाहरी धीरे धीरे इसमें तापमान पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है, और फिर ये गर्म होती, गर्म होकर के बाहरी जो इसका आवरण है वो ठंडा हो गया, और बाहरी आवरण ठंडा हुआ, अंदर का आवरण गर्म था। अंदर से ये तरल अवस्था में गर्म थी, बाहर से ठंडी थी। अब हुआ क्या? धीरे धीरे कांट कहता है कि इसमें आगे चलकर कालांतर में धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ कि आंतरिक भाग से केंद्रापसारक बल, ठीक है, आंतरिक भाग से केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है, केंद्रापसारक बल से छल्ला बाहर निकला, यानी अंदर से जो गर्म छल्ला वो बाहर निकला, और बाहर निकल करके और इस जो नेबुला थी उसके चारों ओर भ्रमण करने लगा। ये जो छल्ला है वो इससे अलग होकर के इसके चारों ओर भ्रमण करने लगा। कांट ने स्वीकार किया कि इस प्रकार से जो छल्ला निकला है, ये धीरे धीरे प्रकार से आगे बढ़ करके कुल 9 छल्ले निकले। धीरे कितने छल्ले निकले? 9 छल्ले निकले। और वो उनमें जो आकर्षण था, इसका आकर्षण था, दोनों के बीच में एक संतुलन कायम हो गया, और उसके कारण ये इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो 9 ग्रह हो गए, और ये एक तारा सूर्य रह गया। अवशिष्ट जो बचा वो क्या रह गया? सूर्य रह गया। इस प्रकार से एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से कांट ने अपने निहारिका जो परिकल्पना है, सूर्य वायवीय राशि जिसको एक नेबुला निहारिका नाम दिया, उसका प्रतिपादन किया। निहारिका के बाद में, कांट के बाद में इसकी जो परिकल्पना है उसमें संशोधन किया, और लाप्लास ने, यह 1755 की है, तो उसने 1796 की है शायद, इसमें 96 में इसमें संशोधन कर दिया। लाप्लास ने इसी निहारिका में, इसी वायवीय राशि परिकल्पना में संशोधन किया लाप्लास ने, और 1796 में संशोधन करके और नई धारणा दे दी, उसका नाम निहारिका ही रख दिया इसने, निहारिका परिकल्पना। छत्रपति शिवाजी, तो जुखाम याद कर रही है लगता है। तो इसमें अपन देखें तो ये निहारिका जो परिकल्पना, नेबुला जिसको कहा गया, ये लाप्लास ने 1796 में इसमें संशोधन करके दिया। अब उसने क्या किया? लाप्लास ने इसके ऊपर अपने विचार प्रकट किए, तो उसने क्या माना, उसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। चेंज क्या मिलेगा? लाप्लास ने इसी बात को स्वीकार किया है, बात तो उन्होंने इसी को स्वीकार किया है कि आद्य पदार्थ वायुमंडल में थे। ठीक है, और ये जो आद्य पदार्थ है उनमें आपस में आकर्षण पैदा हुआ। ठीक है, धीरे धीरे ये अलग अलग पिंड बने पहले, और इनको उन्होंने ग्रहाणु नाम दिया। ठीक है, और ये पिंड जो है वो धीरे धीरे आपस में आकर्षण से संघनित होते चले गए, और बड़े प्रकार की एक तस्त्री बन गई, जिसको नाम क्या दे दिया? नेबुला या निहारिका। अब यहाँ भ्रम यह था कि इनके बीच में आकर्षण पैदा कैसे हुआ। तो इसने कहा कि ये जो आद्य पदार्थ थे, इनमें जो गतिशीलता थी, ये कह रहा है ये ठंडे थे, लेकिन ये कह रहा है ये गर्म थे। इसने इनको गर्म बता दिया, तो इसके कारण जो गर्म पदार्थ होने के कारण इन्होंने कहा कि इनके अंदर ताप बढ़ा, ताप बढ़ने से ये जो पदार्थ है उसमें एक प्रकार का आकर्षण पैदा हुआ। ठीक है, किसने कहा? लाप्लास ने। फिर उन्होंने कहा, इसने कहा है कि वही बात है, इसका बाहरी पदार्थ आवरण ठंडा वाले से
एक छल्ला बाहर निकला, वही छल्ला निकाला है। दोनों में फर्क इतना ही है, विशेष फर्क है यही है कि इसने लाप्लास ने एक छल्ला निकाला और फिर एक छल्ले के 9 टुकड़े किए। लाप्लास ने एक छल्ले के 9 टुकड़े बताए कि जो बाहर एक छल्ला निकला था उसके 9 टुकड़े हुए। ये तो बच गया आद्य पदार्थ सूर्य, और जो एक छल्ला निकला उसके 9 टुकड़े हो गए, वो 9 ग्रह हो गए। जो 9 टुकड़े हुए वो क्या हो गए, 9 ग्रह बन गए। एक छल्ला जो निकला था वो 9 टुकड़ों में खंडित हो गया। तो यहाँ अपने को ज़्यादा कुछ विस्तार में इसलिए नहीं जाना है कि अपने चैप्टर में भी ये शॉर्ट में दे रखा है। अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें वायु राशि किसकी है, कांट की, कब दी, 1955 में, कहाँ का था, जर्मन दार्शनिक था, ठीक है। और लाप्लास 1796 में इसमें संशोधन किया और इसमें क्या कहा, इसने 9 छल्ले बताए, इसने एक छल्ले के 9 टुकड़े बता दिए। बात सेम ही रखी दोनों ने, क्योंकि इसी की परिकल्पना उसमें लाप्लास ने संशोधन प्रस्तुति किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन देखें तो यह है कि इसकी परिकल्पना, इसी एक बुक है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। लाप्लास ने एक बुक और लिखी, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, ये एक पुस्तक लिखी और इसमें ही इसने इसे अपने निहारिका परिकल्पना है उसको प्रस्तुत किया। और लाप्लास फ्रांसीसी था, कहाँ का था, फ्रांसीसी था, ठीक है ना। ये कहाँ का है, जर्मन दार्शनिक है, ये फ्रांसीसी है, समझ गए। तो ये थी अद्वैतवाद, जिसमें एक ही तारा स्वीकार करके और जो परिकल्पना है उसको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में अपन देखेंगे द्वैतवाद। यहाँ 2 तरह की धारणाएं होगी। एक तारा सूर्य को पहले से स्वीकार किया जाएगा, यह तो पहले से मौजूद रहेगा, उसके चारों ओर दूसरा तारा या पिंड बनेगा और वो पिंड है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, वो सूर्य से एक भाग अलग करेगा। तो वो अपन देखेंगे, इसमें शिगार जिसको कहा जाएगा, चैम्बरलिन और मोल्टन की, जेम्स जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना हम पर देखेंगे, ठीक है ना। तो यह एक सामान्य सा वर्गीकरण है इसका। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ के देखेंगे तो इजीली अपन इसको समझ पाएंगे। करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए द्वैतवाद की जो धारणा है उसके ऊपर। द्वैतवाद यानी 2 तरह की विचारधारा, जिसमें 2 तत्वों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उस संदर्भ में सबसे पहले अपन देखते हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना जो है उस पर अपन विचार करते हैं। यह चैम्बरलिन ने अपनी परिकल्पना 1905 में दी और चैम्बरलिन ने यह बताया था, इसके अनुसार हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसने 2 तारे बताए कि ब्रह्मांड में 2 तारे ऑलरेडी थे, एक तारा सूर्य था और दूसरा अन्य तारा, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सूर्य तारा था उस सूर्य तारे के साथ ही अन्य तारा ब्रह्मांड में उपलब्ध था, स्वतंत्र अवस्था में थे और दोनों का अपना अपना कार्य था। सूर्य इस समय शीतल था, ठीक है, उतना ज़्यादा गर्म नहीं था आज की तरह। अब ब्रह्मांड में चैम्बरलिन ने माना कि अन्य तारा है वो धीरे धीरे सूर्य के पास आया, यानी दोनों के बीच की दूरी जो है वो धीरे धीरे कम हुई। जैसे जैसे ये सूर्य के पास में आया तो इसके पास आने से तो सूर्य की जो सतह है, क्योंकि इसका बताते हैं कि गुरुत्व बल चैम्बरलिन ने माना है कि ज़्यादा था, तो इस ज़्यादा गुरुत्व बल के कारण जैसे ही सूर्य के नज़दीक से ये दूसरा तारा जो साथी तारा वो निकला, तो उसके निकलने से सूर्य की सतह से कुछ धूल के कण अलग हुए। क्यों अलग हुए, क्योंकि इसके दूसरे तारे के आकर्षण के कारण। और ये धूल के कण जो सूर्य की सतह से अलग हुए इसके आकर्षण के कारण, उनको ग्रहाणु बताया। और यह ग्रहाणु जो है आगे चल करके
इनका समूह हुआ, आगे चल करके इन धूल के कणों का समूह हुआ और समूह होकर के इनका निर्माण हो गया किस रूप में, ग्रहों के रूप में। जब ये धूल के कण यहाँ से अलग हुए और जैसे ये जो तारा था इसके नज़दीक था, तो ये जो धूल के कण अलग होकर के ग्रहाणु के रूप में इसकी ओर आकर्षित हुए, तब तक ये जो तारा था वो सूर्य की सतह से दूर जा चुका था और दूर जाने से ये जो सारे जो कण है वो इस तारे के साथ में शामिल नहीं हो सके और अकेले रह गए, वायुमंडल में अकेले रह गए। तो इनका धीरे धीरे क्या हो गया, समूह हो गया। समूह होकर के ये फिर सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे और इस प्रकार से ये 9 प्रकार के पिंडों में, यानी 9 पिंडों में इनका समूह हो गया और आगे जाकर के ये 9 क्या बन गए, ग्रह बन गए। इस प्रकार से चैम्बरलेन ने अपनी ग्रहाणु परिकल्पना है उसका प्रतिपादन किया। सेम सी मिलेगी, सारी परिकल्पनाएं लगभग सेम सी यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है ना। और ये जो ग्रहाणु परिकल्पना है, इनको जैसे ये ग्रहाणु है इसको एक नाम हो रहा था प्लानेटिसिमल, ये नाम भी इसको दिया गया था। प्लानेटिसिमल के नाम से भी इन जो धूल के कण अलग हुए थे उनको ग्रहाणु भी कहा गया और ये नाम भी इसको प्लानेटिसिमल भी कहा गया। तो ये थी चैम्बरलेन की ग्रहाणु परिकल्पना 1905 की। अगली परिकल्पना है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब यहां पर भी वही बात है, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना जो है उसमें भी अपन देखेंगे। देखो ये भी द्वितारक है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, इसमें भी बात वही स्वीकार की है, 1919 में दी। जेम्स जीन्स ने 1919 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इसमें देखो आगे संशोधन करेगा जेफरीज ने 1929 में इसमें संशोधन कर दिया। ठीक है ना, 1929 में जेफरीज ने इसमें क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। ठीक है, तो जेफरीज ने इसमें संशोधन किया। तो अब जेम्स जीन्स जो है उन्हें जो ज्वारीय परिकल्पना दी इसमें भी 2 तारे स्वीकार किए गए। कितने तारे, 2 तारे स्वीकार किए। एक तारा कौन सा था, सूर्य, सेम वही बात है। दूसरा तारा अन्य तारा, बात वही है। सूर्य की सतह जो है यहाँ पर भी शीतल बताई, उतनी गर्म नहीं बताया उसको, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अन्य तारा वो बड़ा, सूर्य से आकार में बड़ा बताया और आकार बड़ा होने के साथ साथ में इसका आकर्षण भी ज़्यादा बताया गया, ज़्यादा आकर्षण इसका स्वीकार किया गया। ठीक है ना। और जैसे जैसे वही परिकल्पना है कि ये तारा ब्रह्मांड में सूर्य के साथ में भ्रमण कर रहा था, घूमते घूमते ये सूर्य के नज़दीक में आया। सूर्य के नज़दीक आने से इसका जो आकर्षण है, क्योंकि इसमें ज्वारीय बल जो था, इसका ज्वारीय बल किस पर लगा, सूर्य की सतह पर लगा। कहाँ लगा है, सूर्य की सतह पर इसका ज्वारीय बल लगा। और ज्वारीय बल लगने से सूर्य की सतह से कुछ जो पिंड है इसके ज्वार के बल के कारण यहाँ से सूर्य की सतह से कुछ पिंड है वो इसकी ओर आकर्षित हुआ। यहाँ से सतह से कुछ ज्वारीय बल के कारण यहाँ की सतह का कुछ भाग किसकी ओर आकर्षित हुआ, इस दूसरे तारे की ओर आकर्षित हुआ। और ये जो आकर्षित हुआ यहाँ से, और ये पिंड और इसकी ओर आगे बढ़ा, इसको क्या नाम दे दिया गया, फिलामेंट नाम दे दिया। इसका नाम दिया गया उसको फिलामेंट। अब इसका आकर्षण इतना था कि ये सूर्य की सतह से ये पिंड है वो टूट करके अलग हो गया। ठीक है, ये फिलामेंट अलग हो गया, अलग होकर के और इसकी ओर आकर्षित हुआ, लेकिन तब तक ये वापस दूर जा चुका था, वापस दूर चला गया। तब तक ये फिलामेंट जो है वो फिर इसके साथ शामिल नहीं हो सका, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। इस प्रकार से बताया जाता है कि आगे चल करके ये फिलामेंट है इसके 9 भाग हो गए। ठीक है, और ये 9 भाग है 9 ग्रहों के रूप में
बन गए। वही 2 तारों की परिकल्पना यहाँ पे की गई है। ठीक है, सेम ही बात है, लगभग सबकी जो विचारधाराएं हैं सेम सी है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अपने को ध्यान जो रखना है, जेम्स जीन्स की परिकल्पना कौन सी है, उसका नाम ज्वारीय परिकल्पना है। चैम्बरलेन मोल्टन की ग्राणु है। ठीक है, इसका 1919 में आया था। जेफरीज ने 1929 में इसमें संशोधन किया। अब जेफरीज ने इसमें संशोधन करके क्या कर दिया, जेफरीज ने इसमें बताया, इसमें जो चेंज किया है कि इसमें 3 तारे स्वीकार कर लिए। जेफरीज ने 3 तारे स्वीकार किए। एक तारा सूर्य था, ठीक है, और दूसरे 2 अन्य तारे, 2 अन्य तारे स्वीकार किए। और 2 अन्य तारे जो थे, उन तारों में के आकर्षण के कारण जो है, सूर्य के आकर्षण के कारण वो आपस में ब्रह्मांड में ऑलरेडी पहले से बंधे हुए थे। ठीक है, और इनके आकर्षण के कारण जो अन्य जो तारे हैं उनके अंदर विघटन होता है। विघटन होने से ग्रहों का निर्माण, कोई विशेष इसमें जेफरीज ने इसमें चेंज किया नहीं। जेफरीज के मत के अनुसार ये सेम ही धारणा उसकी रही है, क्योंकि इसको पढ़ करके उसने जो संशोधन करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें जो चेंज किया है वो सूर्य के अलावा 2 तारे स्वीकार कर लिए। जेफरीज ने सूर्य के अलावा 2 तारे स्वीकार कर लिए, और वही आकर्षण से जो फिलामेंट है उससे विभिन्न प्रकार के पिंडों का निर्माण यानी ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है, सेम वही है, चेंज इतना सा है जेफरीज और जेम्स जीन्स की परिकल्पना में। यहाँ 2 तारे हैं और यहाँ पे 3 तारे हैं। ठीक है ना, अगला है ये छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि बड़ी परिकल्पना है, लेकिन अपने सिलेबस में इनको शॉर्ट में दे रखा है, तो अपन इनकी थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे विस्तार से। तो इसमें वायुमंडल कैसे बना, स्थलमंडल कैसे बना, कई तरह की परिकल्पनाएं आगे चल करके आती है। अगली है रसेल की द्वितारक। अगला जो है, अगला बिंदु इसमें है रसेल की द्वितारक परिकल्पना। अब रसेल की द्वितारक परिकल्पना क्या है, इसमें भी अपन देखेंगे कि रसेल ने भी क्या किया है, इसके विशेष प्रमाण कब मिलते हैं। रसेल के अनुसार भी वही बात है कि ब्रह्मांड में पहले से सूर्य के अलावा 2 अन्य तारे पहले से मौजूद थे। अब ये तारे आए कहाँ से, इस पर ये रसेल वगैरह जो है, चाहे चैम्बरलेन मोल्टन हो, ये इस पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि पहले से थे, इनके बारे में इनको कोई ज़्यादा नॉलेज था नहीं। ठीक है, तो इन्होंने बस ये भी ये मानता सूर्य के अलावा अन्य 2 तारे थे। 3 पिंड स्वीकार कर लिए रसेल ने भी। तो रसेल ने भी ये कहा है कि सूर्य था, एक अन्य तारा था और एक तीसरा तारा और था। अब ये विशालकाय था। रसेल ने कहा है कि एक तीसरा जो अन्य तारा था वो विशालकाय था, बहुत बड़ा था। ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। चक्कर लगाते लगाते इनके आकर्षण बल के कारण ये क्या चक्कर लगाते लगाते कुछ नजदीक आए। नजदीक आने से क्या हुआ कि इसका गुरुत्व बल या ज्वारीय बल ज़्यादा था। भाई ये बड़ा है तो ज्वारीय बल भी ज़्यादा माना गया है। ठीक है, ज़्यादा ज्वारीय बल, हालांकि घनत्व कम है तो आकर्षण जो है वो कम होना चाहिए था, लेकिन वर्तमान को यदि अपन देखें तो, लेकिन इसका माना गया है कि ज्वारीय बल भी इसका ज़्यादा लगा। किसके ऊपर? साथ ही इस तारे पर। सूर्य कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ कोई किसी प्रकार से प्रभाव सूर्य पर इनका नहीं पड़ा है। ठीक है, ये तो इसके चक्कर लगा रहे थे, इसके आकर्षण से पहले से बंधे हुए थे, ऐसा स्वीकार किया रसेल ने। अब होता क्या है कि रसेल कहता है कि ये जो बड़ा तारा जैसे ही सूर्य के दूसरे तारे के नज़दीक से गुजरा तो इस तारे के सतह से कुछ भाग जो है इसकी ओर आकर्षित हुआ। सेम वही बात है, और ये एक सिगार के आकार में, एक छल्ले के आकार में एक भाग इससे अलग हुआ और अलग होकर के इसकी ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रही। भाई कालांतर में यह प्रक्रिया इस प्रकार से चलती रही और चलते चलते जैसे ही इससे
तारे से ये इसका शिकार का पिंड अलग होकर के इसकी ओर जाने लगा, तब तक वही बात है कि ये दूर चला गया, घूमते घूमते दूर चला गया। और ये बात प्रमाणित भी है कि वर्तमान में अपन उपसौर और अपसौर की बात करते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम और अधिक होती रहती है, ठीक है ना। तो ये प्रमाणिक भी लगता है, ये दूर चला गया। तो ये जो इससे फिलामेंट अलग हुआ था, शिगार के रूप में, जो छल्ले के रूप में ये पिंड अलग हुआ था, ये उस तक नहीं जा पाया, बल्कि ये क्या करने लगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठीक है। वापिस इसमें नहीं मिल पाया और एक बैलेंस में आ गया, तो ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार से ये कहता है कि इस तरह के 9 छल्ले अलग हुए। रसेल ने भी ये बात स्वीकार किया, 9 छल्ले अलग हुए, जो आगे जाकर क्या बन गए, ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए, ठीक है। तो इसमें रसेल ने भी यह ध्यान से देखें अपन, तो 3 तारे, बड़ा तारा, उसके बाद में एक छोटा तारा, एक सूर्य, 3 चीज़ों को स्वीकार किया है। सूर्य इनको एक गुरुत्वाकर्षण से बांधे हुए हैं, इसके चक्कर लगा रहे थे, और जो बीच में जो छोटा तारा था उसके टुकड़े होने से 9 ग्रहों का छल्लों के रूप में, शिगार के रूप में अलग होने से किसका निर्माण हो गया है, 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। सिमिलर ही है, अपने को क्या ध्यान रखना है कि रसेल की द्वितारक परिकल्पना में कितने तारे हैं, किससे भाग से ग्रहों का निर्माण उसने माना है, तो मध्यम तारे से माना, यहाँ सूर्य से नहीं माना, सूर्य की सतह से इसने न मान करके इस मध्यवर्ती तारे से है, इसको अलग माना है। अगली परिकल्पना चालू बोल। तो अपन देख रहे थे, अब है रसेल की द्वितारक के बाद में द्वैतवाद की अन्य परिकल्पना जो है उस पर चर्चा करते हैं, और वह हॉयल वह दूसरा नाम एक इसका साथी और था, गणितज्ञ था, लिटिलेटन। हॉयल व लिटिलेटन दोनों गणितज्ञ थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और इन्होंने भी अपनी जो विचारधारा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत की, और 1939 से की विचारधारा थी उनको, 1939 में। इनकी जो परिकल्पना है उसको भी एक प्रकार से ग्रहाणु परिकल्पना ही कहते हैं, न्यूक्लियर फाइसिस के नाम से इसको पुकारते हैं। इसको भी यदि अपन देखें तो इसमें भी इन्होंने सूर्य के अलावा 2 तारे या कुल 3 तारे स्वीकार किए। यहाँ एक बात तय हो गई कि वर्तमान में जो बात है वहाँ तक हॉयल की विचारधारा है, उसमें सूर्य को हीलियम और हाइड्रोजन का बना बता दिया, जो आज तक सटीक प्रमाण है कि सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। ठीक है। 2 अन्य तारे ब्रह्मांड में थे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। कालांतर में क्या हुआ, इस तारे का गुरुत्व या ज्वारीय बल किस पर लगा, साथ ही तारे पर लगा। ये सूर्य के चारों ओर भ्रमण कर ही रहे थे, तो इसका तारे का इसके ऊपर जैसे बल लगा तो बताया जाता है कि इसको नोवा कहा गया। इसके अंदर बड़ा विस्फोट हुआ। अब बिग बैंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ हॉयल ने कहा कि इस तारे में बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर के ये अनेक टुकड़ों में बिखर गया और इसके टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में इससे जो मलबा बाहर निकला वो धीरे धीरे अनेक पिंडों में घनीभूत हो गया। यहाँ से जो मलबा इकट्ठा हुआ वो अनेक पिंडों में घनीभूत हुआ और घनीभूत होकर के वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे। जो जो पिंड बने वो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने लगे
और ये जो पिंड है इस नोवा यानी विस्फोट है, इसमें सुपरनोवा, इसको कहते हैं बड़ा विस्फोट है, यहीं से ये निकला है। तो इस तारे में विस्फोट होने से इसके ज्वारीय बल के कारण, आकर्षण के कारण, और इसके 9 बड़े टुकड़े हो गए, ठीक है ना। और ये 9 बड़े टुकड़े आगे जाकर के क्या कहलाए, ग्रहों का रूप इन्होंने ले लिया, ये ग्रह कहलाए, ठीक है। तो इस प्रकार वही सिमिलर बात है। लेकिन हॉयल की परिभाषा जो है, हॉयल की जो बात है, लिटन की जो बात है, वो ये कौन थे, गणितज्ञ थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के थे। इनको 1939 में अपना सिद्धांत दिया था और 3 तारे स्वीकार करके इन्होंने मध्य वाला तारा है इसमें विस्फोट बताया है। बस ये ध्यान में देना है। इसमें चेंज क्या है, चेंज यही है कि ये मध्यवर्ती तारे में इसके आकर्षण से थोड़ा सा विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद में इसके अलग टुकड़े हुए, टुकड़े जो है मलबा बिखर गया, वो धीरे धीरे वायुमंडल में आपस में आकर्षण से के कारण घनीभूत होकर के 9 बड़े पिंड बन गए, और वो पिंड आगे जाकर क्या बन गए, ग्रह बन गए। तो ये किसने कहा, हॉयल ने कहा है। इसके बाद में जो अंतिम द्वैतारक की परिकल्पना है, अगली जो है हॉयल के बाद में पांचवी परिकल्पना जिसको अपन कह सकते हैं, ऑटो शिम्ड की परिकल्पना है। और ऑटो शिम्ड जो है उसने किस प्रकार से अपनी परिकल्पना दी, उसका नाम दिया अंतरतारक धूलकण परिकल्पना। ऑटो शिम्ड ने 1943 में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की। 1943 में, ठीक है। तो ऑटो शिम्ड ने कब दी है, 1943 में। और ये रशियन था, रूस का था। इन्होंने भी पृथ्वी की उत्पत्ति पर अपने विचार प्रकट किए, और विचार प्रकट किए तो इन्होंने देखो नाम दिया है अंतरतारक धूलकण, ठीक है। अंतरतारक धूलकण वायव्य राशि परिकल्पना, इन्होंने भी वो वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सूर्य को स्वीकार किया है, ठीक है, और अन्य तारों को भी स्वीकार किया है। ठीक है। साथ साथ में इन्होंने कहा है कि ये जो तारे थे, इन तारों को उन्होंने माना कि ये धूल कणों के रूप में मौजूद थे, वायुमंडल में धूल के कणों के रूप में मौजूद थे। सही बात, धूल के कणों के रूप में मौजूद थे। अब ये धूल के कण ब्रह्मांड में ऑलरेडी फैले हुए थे, जो दूर से जो है पिंड है वो इस प्रकार से धूल कणों के रूप में वायुमंडल में मौजूद थे। सूर्य के आकर्षण के कारण ये जो धूलकण है वो धीरे धीरे क्या हुआ, संघनित होने लगे। सूर्य के आकर्षण के कारण धूलकण जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगे, संघनित होने लगे, घनीभूत होने लगे। ठीक है, घनीभूत होने लगे तो इन धूलकणों की एक प्रकार से क्या बन गई, इस प्रकार से इकट्ठा होते होते और एक तस्त्रीनुमा आकृति बन गई। क्या बन गई, एक तस्त्रीनुमा आकृति बन गई। किसने कहा, ओटो शिम्ड ने। अंतरतारक धूलकण परिकल्पना इन्होंने दी है, तो ये तस्त्रीनुमा आकृति बन गई। अब ये कहते हैं कि ये तस्त्रीनुमा जो आकृति है वो सूर्य के आकर्षण के कारण जो है आकृति बनने के बाद में ये घनीभूत होने लगी और कुछ ठोस हो गई। ये जैसे जैसे पास आए तो आपस में आकर्षण के कारण ये धीरे धीरे तस्त्रीनुमा आकृति में धूल के जो कण थे वो घनीभूत होकर के ठोस रूप में कन्वर्ट हो गए, और ठोस रूप में कन्वर्ट हो गए और धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर ये भ्रमण भी करने लगे। तो इस प्रकार से जो तस्त्री बनी, इस तस्त्रीनुमा आकृतियाँ 9 बनी। ठीक है ना, 9 प्रकार की तस्त्रीनुमा आकृतियाँ बनी, और ये 9 तस्त्रीनुमा आकृतियाँ जो है
वो धीरे धीरे सूर्य के चारों चक्कर लगाने लगी और ये जो 9 तस्त नुमाकृति बनी थी ये 9 ग्रह बने। क्या बने? 9 ग्रह। तो यहाँ कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ओटो शिमडे जो रशियन है उसने भी अंतरतारिक धूलकण परिकल्पना में सूर्य के चारों ओर जो धूल कणों का जो बादल था उस बादल के घनीभूत होने से तस्नुमा आकृति बन गई और उसके धीरे धीरे अलग अलग शेप की आकृतियाँ बन करके और 9 ग्रहों के रूप में 9 पिंडों के रूप में घनीभूत होने से 9 ग्रहों का निर्माण इन्होंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने भी जो सूर्य है उसको हीलियम, अब यहाँ कुछ सत्यता प्रतीत हो रही है, इसको हीलियम और हाइड्रोजन का बता दिया। अब इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि ये तस्तनुमा आकृति जो ठोस बनी थी ये इस प्रकार से इतनी ठोस कैसे हो गई। तो इसने यह भी स्वीकार किया है कि ये चारों ओर जो वायव्य राशि है इसके चारों ओर ये चक्कर लगाया जब सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य की जो गैस थी उस गैस के कारण इनकी जो आंतरिक भाग की जो गैस थी वो सिकुड़ती संकुचित होती चली गई, है ना, संकुचित होकर के, और ये जो है इसको ठोस बना दिया, वायव्य राशि जो है उसको ठोस बना दिया, कालांतर में आगे चाल करके और 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये किसने कहा? ओटो शिमडे। अब तो यहाँ से जो बात आती है कि अंतरतारक धूलकण वायव्य राशि परिकल्पना किसकी है? ओटो शिमडे की है। कहाँ के थे? रशियन थे। 1943 में अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने भी चारों ओर वायुमंडल में ब्रह्मांड सूर्य के साथ साथ में धूल कणों को स्वीकार किया अन्य तारों के रूप में, और उनके घनीभूत और संगठित होने से ग्रहों का निर्माण हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण जो आधुनिक सिद्धांत आएगा अगला, उसकी विस्तार से और अपन चर्चा करेंगे। उसमें भी अपन तारों की उत्पत्ति कैसे हुई विस्तार से आधुनिक सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे, और उसका नाम होगा द बिग बैंग, एक बड़ा विस्फोट, इसके रूप में अपन देखेंगे। एडविन हबल का सिद्धांत होगा, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपने एनसीईआरटी के जूनियर सिलेबस में है, तो उसमें विस्तार से इसकी परिचर्चा अगले वीडियो में अपन करेंगे। तो ये तो थी प्रारंभिक विचारधाराएं। तो इस तरह के अगले वीडियो के लिए आप देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप संपूर्ण जो हमारा कोर्स है उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहें।